हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी परफेक्ट इंडिया। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वह है APQP यानी कि एडवांस्ड प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। इस सेशन में आज हम जानेंगे कि APQP होता क्या है, हिस्ट्री APQP का क्या होता है, स्कोप क्या होता है, और इसके बाद हम जानेंगे कि APQP के फेजेस कौन कौन सा होते हैं। इसके बाद हम APQP के टाइमिंग प्लान का फॉर्मेट देखेंगे कि किस तरह से बनाया जाता है, और लास्ट में जानेंगे बेनिफिट ऑफ APQP। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के 5 कोर टूल होते हैं। एडवांस्ड प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग APQP, प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस PPAP, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस MSA, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल SPC और फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट एनालिसिस FMEA। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो है APQP। इसके पहले हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है PPAP पे, MSA पे, SPC पे और FMEA पे। आशा करता हूं कि आप सभी वीडियो आप जरूर देख लिए होंगे। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के नीचे लिंक में हमने दे रखा है, उसे आप जरूर देखें और इसका बेनिफिट उठाएं। दोस्तों, आइए पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज APQP। यदि हम APQP की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। और अगर हम सिंपल भाषा में बात करें कि APQP होता क्या है, तो APQP एक प्लानिंग है जो कि कोई भी नया पार्ट डेवलपमेंट होता है तो उसमें हम पूरा प्लान बना करके टोटल एक्टिविटीज हम करते हैं। ये पूरे एक्टिविटीज को हम APQP कहते हैं। और यह QMS जो हमने बताया था कि 5 कोर QMS टूल्स के जो 5 कोर टूल होते हैं APQP, PPAP, MSA, SPC और FMEA, उसमें का एक टूल है APQP। और दोस्तों, यदि हम इसकी डिफिनेशन की बात करें तो APQP इज ए फ्रेमवर्क ऑफ प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स यूज्ड टू डेवलप प्रोडक्ट्स इन इंडस्ट्री, पार्टिकुलरली इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। कहने का मतलब कि APQP एक टेक्निक का फ्रेमवर्क है जो पार्ट को डेवलपमेंट करते समय हम करते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, और स्पेशली जो होता है या ऑटोमोटिव सेक्टर में होता है, वैसे आजकल हर इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। और अगर हम APQP की बात करें कि किस बेस पे काम करता है, तो दोस्तों यह PDCA साइकिल पे काम करता है। PDCA साइकिल डॉक्टर डेमिंग ने दिया था, जिसका होता है कि प्लान डू चेक एक्ट। कहने का मतलब कि इससे हम पहले प्लानिंग करते हैं, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर उसे हम चेक करते हैं, फिर हम एक्शन लेते हैं, एक्ट करते हैं। तो यह भी एक जो PDCA साइकिल पर APQP काम करता है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ APQP। यदि हम हिस्ट्री की इसकी बात करें तो सबसे पहले 3 बड़ी कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी जो है जनरल मोटर्स, फोर्ड और क्रिसलर, ये तीनों ने इसका फाउंडेशन किया था 1980 ईस्वी में। और ये बाद में जो जापानीज कंपनी है जैसे कि टोयोटा, होंडा, निसान, या बाद में इन्होंने ये सभी इसमें ज्वाइन हो गए थे। और यह इस APQP को डेवलप किया था AIAG यानी कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप ने इस APQP को डेवलप किया। और सबसे पहले जो इसका एडिशन आया था वह फर्स्ट एडिशन 1994 में आया था और सेकेंड एडिशन 2008 में आया था, जो कि अभी इस एडिशन सेकेंड एडिशन हम इसको फॉलो कर रहे हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि स्कोप ऑफ APQP यानी कि ये कब करना चाहिए। तो दोस्तों, APQP जो है जनरली ये न्यू प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करते समय इसको किया जाता है। इसके अलावा यदि डिज़ाइन या प्रोसेस में कोई चेंजेज किया जाता है एग्जिस्टिंग डिज़ाइन और प्रोसेस में, उस समय भी हम APQP कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या कोई असेंबली यूनिट है अपना लोकेशन चेंज करती है, तब भी हम APQP कर सकते हैं।
आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि एपीक्यूपी के कितने फेज होते हैं। तो दोस्तों एपीक्यूपी के टोटल 5 फेजेज होते हैं। पहला है प्लान एंड डिफाइन प्रोग्राम, दूसरा है प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट वेरिफिकेशन, तीसरा है प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट वेरिफिकेशन, और चौथा है फोर्थ है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन एंड प्रोडक्शन फीडबैक, और फिफ्थ है लॉन्च असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन। कहने का मतलब कि पहला में हम एपीक्यूपी जब हम कोई पार्ट डेवलप कर रहे हैं तो सबसे पहले हम प्लान करेंगे और उसमें सीएफटी टीम डिसाइड करते हैं, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करते हैं। यह होता है कि प्लान नंबर 1 यानी फेज 1 में। दूसरा करते हैं फेज 2 में कि प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्ट है, जो भी हम पार्ट बना रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट है उसका डिजाइन करते हैं, DFMEA बनाते हैं, इत्यादि इसमें करते हैं। तीसरा जो है कि प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि जब प्रोडक्ट का डिजाइन हो जाता है तब हम प्रोसेस का डिजाइन करते हैं, और इसमें जो प्रोसेस के कितने सीक्वेंस होते हैं, मशीन कहाँ लगानी है, कितने प्रोडक्शन कैसे कैसे करनी है, यह सब डिसीजन लेते हैं प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट वेरिफिकेशन में। उसके बाद जो फोर्थ फेज है वह है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन एंड प्रोडक्शन फीडबैक, यानी कहने का मतलब कि इसमें हम जब हमारा प्रोडक्ट का डिजाइन हो जाता है, प्रोसेस का डिजाइन हो जाता है, तब हम इसमें प्रोडक्ट और प्रोसेस का वैलिडेशन करते हैं, यानी कि हम ट्रायल करके देखते हैं प्रोसेस को और प्रोडक्ट बना कर देखते हैं, और जहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है उस पर हम एक्शन लेते हैं। यह हम काम करते हैं फोर्थ यानी कि फेज नंबर 4 में। और फिफ्थ में हम असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन लेते हैं, यानी कि जो भी वेरिएशन हो रहा है प्रोसेस में उसका हम रिमूव करते हैं, और फाइनली इसमें SPC करते हैं, MSA करते हैं, और इस पे लास्ट में हम जो प्रोडक्शन का कंट्रोल प्लान है वो बना करके हम प्रोडक्शन को हैंड ओवर यानी कि मास प्रोडक्शन के लिए लॉन्च कर देते हैं। तो दोस्तों यह रहा फेजेस ऑफ एपीक्यूपी। आइए इसे हम एक एक करके समझने की कोशिश कर समझते हैं। सबसे पहले फेज है फेज नंबर 1, प्लान एंड डिफाइंड प्रोग्राम। इसमें हम इस फेज में हम डिजाइन गोल डिफाइन करते हैं और एक CFT टीम बनाते हैं जो ब्रेन स्टॉर्मिंग की काम करती है। रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी गोल्स इसमें डिसाइड करते हैं, और प्रीलिमिनरी बिल ऑफ मटेरियल, यानी कि कौन कौन सा मटेरियल इसमें लगेगा पार्ट डेवलपमेंट में, उसका हम एक लिस्ट बनाते हैं जिसे हम BOM या बिल ऑफ मटेरियल कहते हैं। प्रीलिमिनरी प्रोसेस फ्लो चार्ट, यानी कि इस कौन कौन सा प्रोसेस सीक्वेंस होगा इसमें हम डिसाइड करते हैं। प्रीलिमिनरी लिस्ट ऑफ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस और प्रोडक्ट में कौन कौन सा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि क्रिटिकल डायमेंशन कौन कौन सा है उसका लिस्ट बनाते हैं। और प्रोडक्ट एश्योरेंस प्लान, और इसमें हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट बने इसके लिए हम प्लान बनाते हैं कि क्या क्या हमें करना है। तो दोस्तों यह रहा फेज 1 यानी कि प्लान डिफाइंड प्रोग्राम में। आइए अब हम बात करते हैं जो इसका सेकेंड फेज है प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट वेरिफिकेशन। दोस्तों इस फेज में हम प्रोडक्ट का डिजाइन करते हैं, यानी कि DFMEA यानी डिजाइन फेलियर मोड्स एंड डिफेक्ट एनालिसिस इसमें हम बनाते हैं, जिसमें हम DFMEA में जो भी पोटेंशियल फेलियर है उसको हम डिफाइन करते हैं और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी हम बात करते हैं और उसको रिजॉल्व करते हैं। इसके साथ साथ इस फेज में हम डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग असेंबली, यदि कोई कंपनी असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग वाली यूनिट है उसके लिए हम जो भी इसका असेंबली का डिजाइन है वो करते हैं। डिजाइन वेरिफिकेशन और डिजाइन रिव्यू, डिजाइन का वेरीफाई करते हैं, उसका रिव्यू करते हैं। प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान बनाते हैं। प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान कहने का मतलब, जैसा कि हम जानते हैं कि कंट्रोल प्लान 3 तरह का होता है। एक होता है प्रोटोटाइप, दूसरा होता है प्री लॉन्च और तीसरा होता है प्रोडक्शन प्लान। तो 3 में सबसे पहले प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान इसमें हम बनाते हैं, और इंजीनियरिंग ड्राइंग इसमें हम ड्राइंग का बनाते हैं जो कि पार्ट का और प्रोडक्ट का जो भी है उसका ड्राइंग बनाते हैं। इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन, मटेरियल स्पेसिफिकेशन, यानी कि जो भी ड्राइंग का डायमेंशन है उसमें कितना स्पेसिफिकेशन कितना स्पेक रहेगा उसको हम डिसाइड करते हैं। मटेरियल स्पेसिफिकेशन, कौन सा मटेरियल यूज होगा, ग्रेड क्या होगा, इसमें हम इस फेज में
देखते हैं। न्यू इक्विपमेंट, टूलिंग एंड फैसिलिटीज रिक्वायरमेंट, यानी कहने का मतलब कि जो भी इसके लिए न्यू इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़े उसको हम इसमें देखते हैं। और उसके बाद टूलिंग एंड फैसिलिटीज रिक्वायरमेंट, जो भी टूलिंग की ज़रूरत पड़ता है इसी फेज में हम डिसाइड करते हैं। स्पेशल प्रोडक्ट एंड प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक, यानी कहने का मतलब कि जो भी क्रिटिकल डायमेंशन है, चाहे वो प्रोडक्ट का हो और प्रोसेस का हो, इसमें हम डिसाइड करते हैं और चेक करते हैं। गेज टेस्टिंग एंड रिक्वायरमेंट, जो जो भी गेज की ज़रूरत हो है उसमें हम इस फेज में देखते हैं। तो दोस्तों यह रहा फेज नंबर 2, जिसमें हम प्रोडक्ट डिजाइन और डेवलपमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं फेज नंबर 3, यानी कि प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट वेरिफिकेशन। जिस तरह से हमने प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट वेरिफिकेशन में प्रोडक्ट का डिजाइन किया, उसका डिटेल किया, उसी तरह से प्रोडक्ट डिजाइन के बाद हम प्रोसेस का डिजाइन करते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या करते हैं। प्रोसेस डिजाइन में हम क्वालिटी सिस्टम रिव्यू करते हैं, जो भी क्वालिटी का सिस्टम है उसको हम रिव्यू करते हैं इस पार्ट के लिए। और प्रोसेस फ्लो चार्ट, यानी कहने का मतलब कि कितने प्रोसेस सीक्वेंस लगेगा इस पार्ट को बनाने के लिए, उसको हम डिफाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं। फ्लोर प्लान लेआउट, यानी फ्लोर का जो भी लेआउट है उसको हम इसमें डिफाइन करते हैं, निकालते हैं, यानी कि कौन सी मशीन कहाँ लगेगी, किस मशीन पे क्या बनेगा, यह सब डिसाइड करते हैं इस फेज में। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, यानी कि प्रोसेस में कौन कौन सा प्रोसेस क्रिटिकल है उसको हम एक मैट्रिक्स, एक लिस्ट बनाते हैं और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। प्रोसेस फेलियर मोड्स इफेक्ट एनालिसिस, यानी कि जिस तरह से हम प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट वेरिफिकेशन में DFMEA बनाया था, उसी तरह से इसमें हम PFMEA यानी कि प्रोसेस फेलियर मोड्स इफेक्ट एनालिसिस बनाते हैं। इसमें प्रोसेस में होने वाले पोटेंशियल फेलियर को डिफाइन करते हैं, उसका इफेक्ट क्या होगा उसको हम देखते हैं और उसको कैसे रिजॉल्व करना है उसको हम डिसाइड करते हैं। प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान, जैसा कि हमने फेज 2 में प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट वेरिफिकेशन में जो कंट्रोल प्लान हम बनाए थे वह है प्रोटोटाइप का, और इसमें हम बनाते हैं प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान, यानी कि प्रोडक्शन में जाने के पहले जो कंट्रोल प्लान बनता है उसे हम प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान कहते हैं। तो इसमें हम प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान बनाते हैं। प्रोसेस इंस्ट्रक्शन, जो भी प्रोसेस में होने वाले इंस्ट्रक्शन है उसको हम इस फेज में बनाते हैं, यानी कि किस प्रोसेस में कौन सा इंस्ट्रक्शन लगाना है, कहाँ पे OPL लगाना है, यह सब डिसाइड करते हैं फेज नंबर 3 में। मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस प्लान, यानी कि इसमें हम MSA का हम प्लान बनाते हैं कि कौन कौन सा डायमेंशन का कौन कौन सा इक्विपमेंट से MS करना है, यानी कि मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस करते हैं, उसका प्लान बनाते हैं इस फेज में। प्रीलिमिनरी प्रोसेस कैपेबिलिटी प्लान, यानी कि हम इसमें हम SPC CPCP के निकालने के लिए कौन सा डायमेंशन प्रोसेस में इंपॉर्टेंट है उसका हम इसमें प्लान बनाते हैं। पैकेजिंग स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन, इसमें हम पैकिंग स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं और उसका साइज क्या होगा, किस तरह से उसका स्पेसिफिकेशन होगा पैकिंग का, इसमें हम डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों यह रहा फेज नंबर 3, प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट वेरिफिकेशन। आइए हम इसके बाद बात करते हैं प्रोसेस नंबर 4 का। तो दोस्तों यहाँ प्रोसेस नंबर 4 जो है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन एंड फीडबैक। कहने का मतलब इसके पहले हमने क्या किया था, इसके पहले हमने प्रोडक्ट का डिजाइन किया था, उसके बाद हमने प्रोसेस का डिजाइन किया था। अब यहाँ फेज नंबर 4 में हम जो प्रोडक्ट और प्रोसेस का जो डिजाइन किया था उसका हम वैलिडेशन करते हैं, यानी कहने का मतलब प्रोडक्शन ट्रायल करके हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है और हमने जो प्रोसेस डिजाइन किया था कहाँ तक सक्सेस है। तो इसमें ट्रायल करके जो भी प्रॉब्लम होती है इस फेज में हम उसको रिजॉल्व करते हैं और इसी फेज में हम MSA करते हैं। MSA करने के बाद उसका जो भी रिजल्ट होता है उस रिजल्ट के अनुसार हम एक्शन लेते हैं। इसके बाद हम इस फेज में हम प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी यानी SPC करते हैं, CP और CP के निकालते हैं और उस रिजल्ट के अनुसार हम उस पे एक्शन लेते हैं। प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस, यानी कि इस फेज में हम PPAP बनाते हैं जो कि हम कस्टमर को सबमिट करना है, जो कि PPAP सबमिट करना पड़ता है सभी न्यू पार्ट के लिए। तो हम इसमें
इसी फेज में हम पीपेप बनाते हैं। दोस्तों पीपेप जो है ऑलरेडी हमने वीडियो बना करके डिटेल आपको अगर देखना है तो हमारे वीडियो में ज़रूर देखें। प्रोडक्शन वैलिडेशन, जो भी हमने प्रोडक्शन करते हैं उसको फ्रीज करने के लिए इसका वैलिडेट करते हैं और कितना कौन सा कितना टैग टाइम लग रहा है, साइकिल टाइम कितना है, सब इसमें वैलिडेट करते हैं। पैकेजिंग इवैल्यूएशन, यानी कि जो भी हमारा पैकिंग स्टैंडर्ड है उसमें अगर इम्प्रूवमेंट करना है तो फाइनल इसमें इम्प्रूव करते हैं। प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम कंट्रोल प्लान बनाते हैं जिस पे हमारा पूरा प्रोडक्शन पूरा प्रोसेस काम करता है, इसमें हम प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान बनाते हैं। इसके पहले हमने प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान बनाया था, उसके पहले हमने प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान बनाया था, और फाइनली हम फेज नंबर 4 में प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान यानी मास प्रोडक्शन के लिए जो कंट्रोल प्लान बनाया जाता है इसमें हम बना करके उसको फाइनल करते हैं। आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि फेज नंबर 5 में फीडबैक, असेसमेंट, करेक्टिव एक्शन एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। जब हम प्रोडक्शन करने लगते हैं तो उसमें जो भी वेरिएशन होती है प्रोसेस में प्रोडक्शन, उसका हम रिड्यूस करने का एक्शन प्लान बनाते हैं, और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन जो है उसको इम्प्रूव करते हैं। डिलीवरी एंड सर्विसेज का जो है उसका इम्प्रूवमेंट करते हैं। ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन चेंजेज, यानी कि जो भी कोई ड्राइंग के या स्पेसिफिकेशन चेंजेज कुछ हुआ है उसको हम फाइनलाइज करके इसमें हम इम्प्रूवमेंट करके फाइनल करते हैं। तो दोस्तों यह रहा फेज नंबर 5, फीडबैक, असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि एपीक्यूपी का टाइमिंग प्लान, यानी कहने का मतलब कि जब हमारा प्रोडक्ट जब हम उसको डेवलपमेंट में लेते हैं तब हम एक प्लान बना देते हैं शुरू में ही कि उस प्लान के अनुसार हम काम करते हैं, जिससे कि हमारा जो डेवलपमेंट जो है शेड्यूल जो है वह टाइम से हो जाए। इसमें हम देखिए क्या 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 होता है। सबसे ऊपर में कंपनी का जो भी नाम है हमने एबीसी दिया है, आप अपना कंपनी का जो नाम है वो डाल सकते हैं। उसके बाद पार्ट डिटेल, यहाँ पे पूरा डिटेल डालिए, कौन सा पार्ट का नाम क्या है, पार्ट का नंबर क्या है। उसके बाद कस्टमर का डिटेल डालिए, जो भी डिटेल डालना है इसके ऊपर में टॉप में डाला जाता है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है एक्टिविटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का, यानी कि जो भी एपीक्यूपी में टाइमिंग प्लान में जो भी हम डिसाइड करते हैं क्या क्या एक्टिविटी है उसको इस सीरियल नंबर डाल करके इसमें हम डालते हैं। जैसे कि इसमें हमने ड्राइंग रिलीज शेड्यूल है, टूल और मोल्ड का मेकिंग एंड मॉडिफिकेशन है, पार्ट प्रॉब्लम हिस्ट्री, जो भी है इसमें एक्टिविटी डालते हैं। उसको कौन पूरा करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें रहती है, और इसमें पूरा मंथ रहता है, टाइम रहता है कि कब तक वह प्लान बना है और एक्चुअल में प्लान वर्सेस एक्चुअल कब पूरा होगा उसमें इसमें डालते हैं। तो दोस्तों यह जो है एपीक्यूपी टाइमिंग प्लान या ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। बहुत सारे कंपनी में यहाँ पे जो एक्टिविटी है वह फेज वाइज करते हैं कि फेज 1 में क्या क्या होना था उसका क्या प्लान होगा, उसके बाद फेज 2 में, फेज 3 में, फेज 4 में, फेज 5 में, इस तरह से करते हैं। यहाँ पर हमने मिक्स करके दिया है, आप अपने हिसाब से इसको एडिट कर सकते हैं, इसमें अपने हिसाब से प्लान बना सकते हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही होगा। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ एपीक्यूपी, यानी कहने का मतलब कि एपीक्यूपी करने से हमें बेनिफिट क्या क्या मिलता है। सबसे पहले हायर क्वालिटी, यानी कि जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे वह हायर क्वालिटी का बनेगा। इजिली अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन एंड हेंस इम्प्रूव द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यानी कि एपीक्यूपी करने से कस्टमर का जो भी नीड्स है, एक्सपेक्टेशन है, उसको हम रिजॉल्व करते हैं और इस तरह से कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑन टाइम, यानी कि जो हमने डेवलपमेंट के लिए प्रोडक्ट लिया था वो टाइम से कंप्लीट हो जाता है। टाइम सेविंग, इसमें हम टाइम बचा सकते हैं, समय की बचत कर सकते हैं एपीक्यूपी करने से। रिड्यूस वेरिएशन फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, यानी कि मास प्रोडक्शन में भेजने के पहले जो भी वेरिएशन यानी वो प्रोसेस में हो रहा हो या प्रोडक्ट में हो रहा हो, इसमें हम रिड्यूस कर सकते हैं। इजीली कम्युनिकेशन विद द टीम एंड कस्टमर, इसमें एपीक्यूपी करने से हम कस्टमर और टीम के बीच में इजीली कम्युनिकेशन होता है और जो भी रिक्वायरमेंट होता है कस्टमर का उसको हम फुलफिल करते हैं। आइडेंटिफाई रिक्वायर्ड चेंजेस ईयरली इन दी
प्रोसेस, जो भी प्रोसेस में जो चेंज करना है, जो मास प्रोडक्शन में जाने के पहले हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसको हम चेंज कर सकते हैं। फाइनली प्रोवाइड ए क्वालिटी प्रोडक्ट ऑन टाइम एट लोएस्ट कॉस्ट। और एपीक्यूपी करने से फाइनली हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं और टाइम से और लोएस्ट कॉस्ट पे उसको हम दे सकते हैं। तो दोस्तों यह रहा एक बेनिफिट ऑफ एपीक्यूपी। इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट के अनुसार, अपने कंपनी के अनुसार और भी जो बेनिफिट है आप इसमें लिख सकते हैं। तो दोस्तों यह रहा ये एपीक्यूपी एक सेशन। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, और अब यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी से इजाज़त चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।